नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं खबरों के पीछे। रोज रात 9 बजे एक नई कहानी लेकर हम आपके सामने हाजिर होते हैं। अपराध की दुनिया की कई कही अनकही कहानियों में से एक कहानी हम आपके साथ साझा करते हैं। तो देखिए, यदि खबरों के पीछे के आप नियमित दर्शक हैं तो आपको पता है कि अभी श्रृंखला चल रही है वीरप्पन की, कुख्यात वीरप्पन की। बहुत कुछ नहीं बताना है, बहुत कहानियां तो आप जानते भी हैं। तो खबरों के पीछे में वीरप्पन की श्रृंखला एपिसोड नंबर 305 से शुरू हुई। आज हम हैं एपिसोड नंबर 321 में। इस तरीके से वीरप्पन सीरीज की यह 17वीं कहानी है। तो देखिए, आज की कहानी में बहुत फ्लैशबैक में हम नहीं जाएंगे। 320 आपने देखा तो आपने जाना कि चिदंबर नाथन, जिसे वीरप्पन ने किडनैप किया था अपने भाई अर्जुनन का इलाज कराने को, तो चिदंबर नाथन भी छूट गए और अर्जुनन गिरफ्तार हुआ इलाज की अवस्था में। फिर वह जून 1995 में जब तमिलनाडु पुलिस ने उसे कर्नाटक पुलिस के जिम्मे सौंपा और जब उसे एमएम हेल्थ ले जाया जा रहा था तो पता नहीं क्या हुआ, कैसे हुआ, लेकिन उसकी मौत हो गई। मौत कैसे हुई? साइनाइड खाकर। साइनाइड किसने दिया, नहीं दिया, यह सब भ्रम की स्थिति आज तक बनी हुई है। तो अब आगे की कहानी चलते हैं। तो देखिए, जब अर्जुनन भी खत्म हो गया, चिदंबर नाथन छूट ही गए थे। तो जब से चिदंबर नाथन छूटे थे और वाल्टर डबराम जो एसटीएफ के चीफ थे वे वापस लौटे थे, वीरप्पन के खिलाफ हंट, वीरप्पन के खिलाफ सर्च बहुत तेज हो गया था। और मोहन नवाज जैसे बहादुर इंस्पेक्टर, संजय अरोड़ा जैसे बहादुर एसपी, उन्हें वीरप्पन के मूवमेंट की जानकारी भी मिलने लगी थी कि वीरप्पन कहां आ रहा है, कहां जा रहा है। और एसटीएफ में नए नए जांबाज जो वीरप्पन से लड़ना चाहते थे, तेजी से नायक के रूप में सामने आ रहे थे। तो देखिए, आज की कहानी यह है, यह कहानी भी 1995 की ही है कि एसटीएफ का जो इंटेलिजेंस विंग है उसे यह खबर मिलती है कि वीरप्पन का मूवमेंट, वीरप्पन का आना जाना बेलमपट्टी के जंगलों में देखा गया है। तो बेलमपट्टी के जंगल को आइडेंटिफाई किया गया और यह भी मालूम हुआ कि जब वह बेलमपट्टी के जंगल में रह रहा है तो उसके लिए और उसके गिरोह के लिए जो खाना पानी है, रसद जिसको कहते हैं, वह नल्लूर से जा रहा है। तो वीरप्पन के बारे में यह बहुत महत्वपूर्ण जानकारी एसटीएफ को लगी। अब सवाल यह पैदा हुआ कि आगे का ऑपरेशन कैसे हो, किस तरीके से काम करें कि वीरप्पन कब्जा में आए, जिंदा या मुर्दा। तो एसटीएफ ने सर्च ऑपरेशन चलाने का फैसला किया। एसटीएफ की एक टीम बनी और एसटीएफ जब नल्लूर और बेलमपट्टी तक गई तो देखिए, वीरप्पन ने क्या किया था। वीरप्पन उधर ही था, लेकिन वीरप्पन ने ग्रामीणों का विश्वास जीत लिया था। वीरप्पन जंगल में रहने वाले लोगों या जंगल के इर्द गिर्द रहने वाले गांव के लोगों के बीच मसीहा भी बनने लगा था। ऐसा लग रहा था कि वह नायक है, वह जो आमदनी कर रहा था उससे गांव में पैसे भी बंटवा रहा था। तो जब एसटीएफ पहुंची सर्च ऑपरेशन के लिए तो वीरप्पन क्या मिलता, तो गांव की जो महिलाएं थी, बच्चे थे, वे सभी एसटीएफ के सामने कूद पड़े, या यूं कहें कि घेर लिया एसटीएफ की टुकड़ी को चारों ओर से। एसटीएफ घिर गई इनके बीच में और महिलाओं व बच्चों ने घेरा तब तक बनाए रखा जब तक वीरप्पन और उसके गुर्गे अपने सुरक्षित ठिकाने की ओर, मतलब वहां से प्रस्थान नहीं कर लिए। अब एसटीएफ की मजबूरी, वीरप्पन तो सामने दिखा नहीं, सामने दिख रहे हैं गांव वाले, महिलाएं हैं, बच्चे हैं। गोलियां कैसे चलाएं? गोलियां चलाते तो निहत्थे मारे जाते, गांव वाले मारे जाते। इसके बाद तो वीरप्पन का जो शोर है, वीरप्पन का जो हीरोपन है, वह और भी बढ़ जाता। तो एसटीएफ गांव वालों के बीच घिरी हुई है और इसी बीच एक और वाकया हो जाता है। वाकया ये होता है कि जब वीरप्पन और उसके गैंग के लोग भाग जाते हैं तो ये गांव वाले, ये महिलाएं और बच्चे जिन्हें वीरप्पन ने जीत रखा है, वीरप्पन ने शायद बता भी रखा होगा कि जब एसटीएफ वाले आए तो तुम्हें किस तरीके का सलूक करना है। तो जब इन ग्रामीणों ने समझ लिया कि वो तो चला गया तो इन गांव वालों ने
अब एक तरीके से यूं कहें कि एसटीएफ पर ही टूटने की कोशिश की, एसटीएफ को ही घेर कर खत्म करने की कोशिश की। अब तो यहां दंगल की स्थिति हो गई, युद्ध की स्थिति हो गई। वीरप्पन की छोड़िए, यहां गांव वाले बनाम एसटीएफ हो गया। तो देखिए, जब यह सीन बना तो एक एसटीएफ का कांस्टेबल जो हीरो बनकर उभरा, जिसका नाम है अनंजय्या। तो ये जो अनंजय्या है, एसटीएफ का कांस्टेबल है, बाद में इसकी मौत तो बहुत ही दुखद हुई। तो अनंजय्या ने वह काम किया जो आप फिल्मों में देखते हैं। आप समझिए गांव में स्थिति क्या है। ये जो गांव वाले हैं वो एसटीएफ की ओर बढ़े चले आ रहे हैं और एसटीएफ जो है पीछे हटने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये और बढ़े चले आ रहे हैं। तो ये जो कांस्टेबल है, बहादुर कांस्टेबल अनंजय्या, यह आगे बढ़ता है और वह एक तरीके से लक्ष्मण रेखा खींच देता है। ऐसे दृश्य आपको रामायण में मिले होंगे, ऐसे दृश्य आपको फिल्मों में मिले होंगे। और जहां ये लक्ष्मण रेखा खींचता है, उसके बाद वहीं खड़ा हो जाता है, ऐलान करता है। अब वो खड़ा ही नहीं हुआ है, उसके हाथ में एक गरासा है, 47 तो है ही, गरासा भी है। और वह ऐलान करता है कि कोई भी ग्रामीण, कोई भी महिला, कोई भी बच्चा यदि इस रेखा के आगे बढ़ने की कोशिश करेगा तो उसे वह गरासे से काट देगा। वह अब इतना शोर करता है कि लाउडस्पीकर की जरूरत ही नहीं है। कहता है, देखो गांव वालों को, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, मैं कोरी बातें नहीं कर रहा हूं, तुम में से किसी की भी हिम्मत है तो आगे बढ़कर दिखाओ, मैं तुम्हें गरासे से काटता हूं। तो इसका असर यह होता है कि गांव वाले समझते हैं कि यह पागल हो गया है। अब यदि हम आगे बढ़ेंगे तो यह गरासा चला देगा और हमारे लोगों की मौत हो जाएगी। तो उस सूरत से, दंगल की उस स्थिति से यह एसटीएफ को और अपने को निकाल ले आता है। वीरप्पन तो नहीं मिलता है। तो अब ये जो अनंजय्या है, जो कांस्टेबल है, इसकी पहचान बहुत तेजी से उभरती है। अभी साल भर पहले ही ये आया था एसटीएफ में। देखिए, जब एसटीएफ में जवान आते हैं तो उनकी ट्रेनिंग बहुत ही कड़ी होती है और जो उनके ट्रेनर होते हैं वो इतने कड़े होते हैं कि जो नए नए ट्रेनिंग लेने आते हैं उन्हें लगता है कि मेरा ट्रेनर जो है जल्लाद है। वो जल्लाद नहीं होता है, वो शैतान नहीं होता है, वो भगवान का रूप भी होता है। लेकिन जब वो ट्रेनिंग देता है तो देखिए, एसटीएफ में ट्रेनिंग जब आप करने जाते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले आपकी लंबी जुल्फे, यदि बाल आपने बड़े बड़े रखे हैं तो उसे वह ट्रेनर कटवा देता है। फिर वह जानता है कि आपकी पसंद क्या है, जो आपकी पसंद है वह सब कुछ आपसे छीन लेता है। वह आपको सिखाता है सुख चैन हमारी जिंदगी में नहीं है। वह बताता है कि नींद हमारी जिंदगी में नहीं है। हर वो आदत हमारे लिए खराब है जो हमें कमजोर बनाता है। खैर, तो ट्रेनिंग मिली थी, बहुत कड़ी ट्रेनिंग मिली थी। और जब एसटीएफ के जवान तैयार होते हैं तो उन्हें एक ट्रेनिंग दी जाती है जिसे पास कहते हैं, PASS। तो ये पास क्या होता है इसको भी आप समझिए। पास ट्रेनिंग ये होती है कि P से मतलब पेट्रोल, मतलब आप कहीं आना जाना किस गति में जाएंगे और किस तरीके से आप आगे बढ़ेंगे, इसकी ट्रेनिंग दी जाती है। A मतलब एम्बुश, मतलब आप कैसे हमला करेंगे। S मतलब सर्च और दूसरा S मतलब संतरी। तो खैर, अनंजय्या जो था तमाम तरीके की ट्रेनिंग से वाकिफ था और वीरप्पन के खिलाफ जो अब ऑपरेशन चल रहा था, हर बड़े ऑपरेशन में अनंजय्या को शामिल किया जाता था। तो जब इंटेलिजेंस विंग एसटीएफ की, बाल्टर डबाराम, संजय अरोड़ा, मोहन नवाज जैसे लोग, उनके पास सूचनाएं आती तो उन सूचनाओं पर काम किया जाता। तो जून 1995 में ही, तब कब्जे में ही था अर्जुनन, जून 1995 में इंटेलिजेंस विंग को एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना मिलती है। और सूचना यह मिलती है कि जो वीरप्पन है और वीरप्पन का गैंग है वह मोयर नदी व भवानी सागर डैम के बीच कहीं है। यह सूचना पक्की है। और ये जो मोयर नदी व भवानी सागर डैम है,
इसके बीच में जो नदी है वह नदी 3 तरफ से है, रास्ता सिर्फ एक ही तरफ से है। इंटेलिजेंस की खबर है, मुखबिर ने जो बताया है कि वीरप्पन और उसके लोग जो हैं अगले कुछ दिनों में अपना कैंप बदलने की तैयारी में हैं या कोई और प्लान कर रहे हैं, इसलिए वे इस रास्ते से गुजरेंगे। और ये जो रास्ता है, जैसा मैंने बताया कि 3 तरफ से नदी है और एक तरफ जमीन है। और यह भी सच है, जून का महीना है, जून 1995 का, कि जब नीलगिरी पहाड़ उधर है, तो नीलगिरी पहाड़ पर जब बारिश होती है गर्मी के दिनों में, तो जमीन जो है, जो सिर्फ एक ओर है, वह भी पानी से भर जाती है और जमीन की स्थिति बिल्कुल दलदल जैसी हो जाती है। दलदल कितना आप समझ ही नहीं सकते हैं। तो ये जो जगह है, यह न तो शिकार के लिए और न शिकारी के लिए, किसी के लिए मुफीद नहीं है। तो खबर मिलती है कि इसी रास्ते से वीरप्पन को जाना है। तो इस रास्ते में अब एसटीएफ की तैनाती होनी है। एसटीएफ की कई टुकड़ियां तैयार होती हैं जो कई रास्तों पर जिन्हें तैनात किया जाना है। और एसटीएफ में एक नियम है कि जो मूल टुकड़ी होती है, जो जिसे हमला करना होता है, उसके आगे एक लिसनिंग पोस्ट होता है, जिसको एलपी कहते हैं, लिसनिंग पोस्ट। तो लिसनिंग पोस्ट पर पहरा देने वाले जवान तैनात किए जाते हैं और वहां आप यह समझ लीजिए कि 24 घंटे के लिए 4 जवान तैयार होते हैं, जो 4-4 घंटे पर सोते जागते आराम करते हैं। इसके पीछे ही पूरी टुकड़ी होती है और जो लिसनिंग पोस्ट पर तैनात जवान होते हैं, उनकी ड्यूटी यह होती है कि आगे निगाह रखें और जैसे ही कुछ गड़बड़ दिखे पीछे सूचना दें। यह लिसनिंग पोस्ट इसलिए महत्वपूर्ण होता है कि यदि दुश्मन कोई हमला कर दे तो सारे के सारे जवान न मारे जाएं। जो आगे लिसनिंग पोस्ट पर है, पहले वो मोर्चा लेंगे और जब उधर से गोलीबारी शुरू होगी तो पीछे से गोलीबारी शुरू हो जाएगी, आगे बढ़ जाएंगे। तो जो अनंजया है, इसे इस ऑपरेशन में की जो खबर है कि मोयर नदी व भवानी सागर डैम के बीच से वीरप्पन का मूवमेंट होता है, तो कांस्टेबल अनंजया को ड्यूटी मिलती है लिसनिंग पोस्ट पर तैनात होने की और उसके साथ 3 और जवान होते हैं। देखिए, जब लिसनिंग पोस्ट पर आप तैनात होते हैं तो इस बात का ध्यान रखना होता है, जंगल में जब आप ड्यूटी लगाया जाता है और यह तो वीरप्पन के खिलाफ अभियान है, कि आपको बिल्कुल खामोश होना होता है, मुंह से शब्द न निकले, बातचीत न करें, आप हिलना डुलना बंद कर दें और आपके पास धैर्य होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए कि इस बात का कि आप अपने दुश्मन का इंतजार करते रहें, सन्नाटा बनाए रखें, चुप्पी जारी रखें। तो सोचिए, इतनी कड़ी ड्यूटी होती है। नींद खत्म करने के लिए दवा ली जाती है, खाना इतना ही खाया जाता है कि आपको बहुत अधिक दफे शौच न जाने की स्थिति हो, पेट खराब न हो। खाना इतना ही और ऐसा ही रखा जाता है जिसे पकाने के लिए आपको वहां आग जलाने की जरूरत न हो, मतलब रेडीमेड फूड्स ही होते हैं और उसके टुकड़े भी आपको नहीं फेंकने होते हैं। तो अनंजया की ड्यूटी लग गई है और कई दिनों से यह ड्यूटी चल रही है। जंगल में इंतजार किया जा रहा है कि वीरप्पन और उसका जो गैंग है इधर मूव करेगा, फिर हम सभी उस पर हमला बोलेंगे। बरगद के पेड़ के नीचे जो पहले नक्शा तैयार किया गया था, जो एसटीएफ की इंटेलिजेंस विंग ने, कि कहां हमारे लोग होंगे, तो एक बरगद के पेड़ के नीचे ही ये लिसनिंग पोस्ट बनाया गया है और यह हिदायत है कि 1 इंच भी बाहर नहीं निकलना है। यदि बाहर निकलोगे तो दुश्मन देख सकता है। और वहां कुछ यह काम भी किया गया है कि कोई भी कुछ भी हल्की सी भी आवाज हो तो सुनाई पड़े। और अब जब ये लोग वहां रह रहे हैं, कई दिन हो गए हैं, जब शुरुआत में आए थे अनंजया और उनके साथी 3 और साथी, तो यह भी होता था कि जो जंगल के भीतर आप जिन्हें कह सकते हैं कि जो पक्षी थे, चिड़िया, वे आवाज करते थे। लेकिन अब इनकी पहचान हो गई है, जो पक्षी हैं वे इन्हें पहचान चुके हैं, वे भी आवाज नहीं करते हैं, खामोशी ही है, इन्हें तो बातचीत करनी ही नहीं करनी है।
लेकिन देखिए किस्मत कैसे खराब होती है। तारीख है 26 जून 1995, रात को 2 बजे। अनंजय्या अभी इसे ही पहरा देना है और उसके पहरे के पहले जो कांस्टेबल सुरेश है उसका पहरा समाप्त हुआ था। तो रात को 2 बज रहे हैं, अनंजय्या का पहरा चल रहा है, सुरेश इसके पहले पहरा देकर सोया है, बाकी जो 2 साथी हैं वे भी सो रहे हैं। जंगल में जमीन पर ही उस घास फूस पर ही सोना होता है। तो अनंजय्या को रात में 2 बजे यह महसूस होता है कि मेरा जो पेट है गुड़गुड़ा रहा है, मेरे पेट में कुछ हलचल हो रही है। वह अपने आप को गाली देता है कि ऐसा क्यों होने लगा, अभी रात को मेरा पेट गुड़गुड़ा रहा है, मैं क्या करूं नहीं करूं। तो खुद को गाली देते हुए अनंजय्या फैसला करता है कि ऐसा है, हल्के हो लेते हैं और इसके लिए अपने साथियों को जो सोए हैं, जो 3 साथी हैं, उन्हें जगाना क्या है, बस कुछ मिनटों का तो काम है और जाएंगे और आएंगे। तो वह अपने किसी साथी को जगाता नहीं है, भूल यही हो जाती है। उसने सोच रखा है रोज जब शौच के लिए जाना होता था तो ऐसा ही करते थे। रात के 2 बज रहे हैं कि 10 मीटर दूर जाएंगे। अब वह जाने के लिए पानी का बोतल अपने साथ रखता है। वह चला गया शौच करने। जब वह शौच करने चला गया तो आप समझ सकते हैं कि लिसनिंग पोस्ट खाली हो गया किसी जागे हुए संतरी की अनुपस्थिति में। तो अनंजय्या के पहले जिस संतरी की ड्यूटी थी सुरेश, उसकी नींद अभी कच्ची थी, उसकी नींद में खलल पड़ती है और जैसे ही आंख खुलती है वह देखता है कि जिसकी ड्यूटी थी अनंजय्या की वह तो है ही नहीं। वह अवाक हो जाता है, ये क्या हुआ। और जब अनंजय्या नहीं मिलता है तो वह डर भी जाता है, वह भीतर से अपने आप को झकझोरता है और वह सोचने लगता है कि क्या क्या हो गया, कैसे हो गया यह सब, अनंजय्या कहां गया। उसे लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वीरप्पन और वीरप्पन के लोग आए, उसने किसी ऐसे हथियार से फायर किया जिसमें अनंजय्या की मौत हो गई। उसे कहां पता कि वह शौच करने गया है। तो वह बिल्कुल बेचैन सा है। वह जहां अनंजय्या को होना था वहां फिर से अपनी निगाहें दौड़ाता है। उसे लगता है कि ना, ये तो गड़बड़ है। अब वो क्या करे ना करे, उसके 2 साथी सो रहे हैं। अनंजय्या जब ये सब सोच ही रहा होता है तो उसे थोड़ी ही दूर से पानी छपकने और पदचाप की, मतलब पानी छपकने, अनंजय्या गया था शौच करने, जब हल्का हुआ तो वो पानी छपक रहा था और फिर जब वापस आने के लिए तैयार हुआ होगा तो कुछ पदचाप हुए होंगे। तो सतीश को लगता है कि ये जो आवाज है यह आवाज दुश्मनों की है और कोई मेरी ओर चला आ रहा है और मेरी ओर जो चला आ रहा है उसने पहले अनंजय्या को मारा है, अब हमको मारेगा। तो वह बिल्कुल परेशान, उसे इस बात की भी फिक्र है कि यदि हमने जवाब नहीं दिया, एक्शन नहीं लिया तो अनंजय्या तो मारा ही गया, हमारे जो दूसरे 2 साथी सो रहे हैं वे भी मारे जाएंगे। तो वह सोई हुई अवस्था में ही चादर के भीतर से AK-47 जो उसके पास है उसे सीधा करता है और जब वह सीधा कर लेता है तो इसे इस बात का अनुमान फिर से लगता है कि उधर से कोई चला आ रहा है, सरसराहट है, परछाई है। अब तो कांस्टेबल सतीश की जान और निकल जाती है कि दुश्मन आ रहा है, लेकिन STF की ट्रेनिंग है। तो वह आवाज देता है लेकिन आवाज सुना नहीं अनंजय्या। जैसा पूछा जाता है कौन है तू, या इसने समझा नहीं, या चादर के भीतर ही था। जब दोनों एक दूसरे को नहीं समझते हैं तो कांस्टेबल सतीश जो है, जिसके पास AK-47 है, उसकी घोड़ी को दबा देता है। अब जब AK-47 की घोड़ी दब गई तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से वर्स्ट फायरिंग हुई होगी। तो रात 2 बजे जंगल में अचानक से फायरिंग हो जाती है और जब आगे से कोई फायरिंग नहीं होती, अनंजय्या था, वो दुश्मन थोड़े थे,
तो जब आगे से कोई फायरिंग नहीं होती, अब तो बाकी जवान भी जग गए हैं, उन्होंने भी मोर्चा संभाल लिया है, वे भी फायर करने की स्थिति में है, लेकिन उधर से तो कोई गोलीबारी हो ही नहीं रही है। तो ये सतीश जो है अब हिम्मत कर आगे बढ़ता है। 17 गोलियां लगी अनंजया को, मतलब एसटीएफ वाले ने एसटीएफ वाले को ही मार दिया। यह भूल हो गई। 17 गोलियां अनंजया के पेट में लगी थी और जब वह गिरा तो देखा सतीश ने, तो सतीश ने अनंजया को अपने साथी को गोद में लिया, लेकिन उसकी जान अब बचने वाली नहीं थी। जो केस स्टडी है उसमें बताया गया है कि अनंजया कहता है, मेरी बेटी का ख्याल रखना। यार तूने क्या कर दिया, तूने मुझे ही मार दिया। अब जब सतीश को इस बात का एहसास होता है कि मेरी गोली से मेरा ही साथी मारा गया, तो वह व्याकुल हो जाता है। वह खुद को खत्म करने की कोशिश करता है कि जब यह मर गया तो मैं कैसे इस आरोप में, कैसे इस दोष में वह अपने आप को कितना ग्लानि महसूस कर रहा होगा, आप समझ सकते हैं। तो वह अपने को खत्म करने की कोशिश करता है अपने ही 47 से, लेकिन जो दूसरे 2 साथी थे, जग गए थे, वे उसे पकड़ लेते हैं। सबसे पहले हथियार छीनते हैं और अनंजया तो मर ही गया। सतीश की जान इस तरीके से बचती है, लेकिन वह आत्मग्लानि में इस तरीके से डूबता है कि बहुत कोशिश की एसटीएफ वालों ने कि साथ रहे, क्योंकि वह जंगल को समझ चुका था, वह ठिकानों को जान चुका था। वीरप्पन के बारे में बहुत सारी जानकारी उसे हो गई थी। एसटीएफ के सामने यह भी ड्यूटी होती है कि जो उसके साथी हैं, भरोसेमंद साथी हैं, वे कहीं बाहर न जाएं, उनकी पदस्थापना कहीं दूसरी जगह न हो, क्योंकि वे बहुत खास खबरों के जानकार होते हैं। लेकिन इसका मन बिल्कुल नहीं लगने लगा था। यह रोता था, यह अपने आप को कोसता था। तो बाद में इसने एसटीएफ ही छोड़ दी। तो ये कहानी थी कि वीरप्पन को मारने चले थे, खुद में ही गोली चल गई और एसटीएफ में एक बहादुर जवान का अंत हो गया। इसके आगे की कहानी जो है वह और खतरनाक है। वीरप्पन की बारी है, वीरप्पन को बदला लेना है। अभी भाई अर्जुनन की मौत जैसे हुई है, वह हत्या मान रहा है, तो वह शांत कैसे बैठेगा। वह उन तमाम खबरियों की खोज कर रहा है जो उसके बारे में एसटीएफ को सूचना देता है। तो आगे वीरप्पन ने क्या किया यह भी आपको बताएंगे। आप देखते रहिए खबरों के पीछे को। यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल खबरों के पीछे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा। एक और अनुरोध कि यदि आप मुझसे कोई कहानी सुनना चाहते हैं, मुझे कोई कहानी बताना चाहते हैं, कोई भूल सुधार चाहते हैं या सीधे तौर पर संपर्क करना चाहते हैं, तो आप हमें gyaneswarlive@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखिएगा कि यदि आप कोई विशेष कहानी सुनाने को कह रहे हैं तो उस कहानी मतलब वारदात की तारीख, साल, स्थान का पता है तो मुझे जरूर बताइए। अपनी डायरी के पन्नों में उसे हम तलाशेंगे। जरूरत होने पर रिसर्च टीम को भी कहेंगे, कहानी सुनाने की कोशिश करेंगे। मेल करते वक्त आप अपना नंबर भी लिखकर भेजिए, हम आपसे बातचीत करेंगे यदि आवश्यक होगा। तो इतना ध्यान रखिएगा कि हम आपकी पहचान को तब तक गोपनीय रखते हैं जब तक आपसे अनुमति न प्राप्त कर लें। तो आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। मिलते हैं कल रात 9 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद।